जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया भाई। IFRS 15 नहीं है, सॉरी IFRS 9 है। बच्चे कह रहे थे 15 ज़्यादा चढ़े हुआ है, वो पिछली क्लास से कराया ना। वैसे अगर आप नमाज की ब्रेक करके आधा घंटा दोबारा मिले, थोड़ा IFRS 15 और भी हो सकता है। मैं आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे आपका दिल करेगा। मैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती तो कभी की नहीं मैंने। अच्छा चलो ठीक है, संडे भी है ना कल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ चलो ज़रा थोड़ा और मंडे इसीलिए तो संडे देता हूँ मैं, ऑन नहीं करता। आपने देखा है, मैं कहता हूँ जेड़ा खिंच रहे हैं ना हफ्ते से खिंच लो। एक दिन नहीं मिलेगा ना तो अगला, एक दिन नहीं मिलेगा तो सिर्फ मंडे नहीं बेटा, फिर अगला पूरा हफ्ता नहीं हाथ से पड़ा जाएगा। तो फिर मैं ना ज़रा तो नफ़े का सौदा करता हूँ, हफ्ते को खिंच लिया, इतवार को छोड़ दिया। उसमें ये होता है कि काम भी हो जाता है, सांप भी मर जाता है, लाठी भी बच जाती है। आपको संडे का जैसा भी सो के भी गुजार दो ना, अगला हफ्ता मेरे पास आ तो जाओगे ना, खैरी सल्ला सलामत, बाकी फिर मैं देख लूंगा। जी जी आप एडजस्टमेंट करें, आपको छुट्टी दे दूंगा मैं। 4:30 बजे क्लास होनी खत्म, मैंने पहले ही ऐलान कर दिया था। और फिर कोई मसला नहीं, अगर आप इस पे राजी हो तो 4:15 भी हो जाएगी इंशाल्लाह। लो भाई, कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट। अब मेरे पास ना उधर जगह कोई नहीं बची, वो मैंने वर्किंग 6 रखी हुई है डेफर टैक्स के लिए, पक्की पक्की वर्किंग वहां रखी है, ठीक है ना। तो ये एडजस्टमेंट मैं वर्किंग यहीं पे कर देता हूं, अगर ताड़ी इजाजत ना भी होए तो मैं कर रहे हैं। ठीक, कंपनी हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, तो वर्किंग नंबर केड़ा बन गया। इसको मैंने ना वर्किंग असल में यहाँ पे हो गई थी, तो मैंने कहा जब जरूरत पड़ेगी तो ये वर्किंग 7 होगी, अब पहले दूसरे की जरूरत पड़ गई है। चलो कोई बात नहीं, खैर है, इसको अब 7 ही रहने दो, आपने लिख लिया होगा अपने पास, ठीक है ना। तो वर्किंग 8 करो, वर्किंग 8, और आपका मशहूर ज़माना फेवरेट लेजर बनेगा यहाँ पे। ये इतना ऊपर मैं क्यों बना रहा हूँ, ऊपर तो और थोड़े रोले होने ने, इसको नीचे ही ले आए अपने घर। दरमियान में ना सवाल छोड़ा हुआ है। अच्छा एडजस्टमेंट वही बस ले दे के, सेल वाली भी इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए मुश्किल हो जिन्होंने IAS 8 ना पढ़ा हो। ना बेटा IAS 8 की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा चलो यार छोड़ो ना यार, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में करा लूँ ज़रा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। हाँ जी, अब वो कहता है पहले जो जाके देखो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नज़र आ रही होगी कहीं पे, कहाँ है इन्वेस्टमेंट्स, 125 पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो यही इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स यही होगा, ठीक है। तो एज पर ट्रायल 125, ठीक है जी। अच्छा अब वो कहता है इन्वेस्टमेंट, कंपनी हैज़ मेड एन इन्वेस्टमेंट इन मेफेयर ड्यूरिंग द ईयर एंड इररिवोकेबली इलेक्टेड इट एट इनिशियल रिकग्निशन एज FVT OCI, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एज एट ईयर एंड वाज, लो जी इसका मतलब ईयर एंड पर तो 30 जून, ईयर एंड पर जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग सवाल में गिवन है वो कितना आ रहा है जी, वो फेयर वैल्यू कितनी है 100। तो इसका मतलब इनको तो क्या आ गया जी, लॉस आ गया। अब इस लॉस को आप अगर FVT OCI में रखा हुआ है इसको, तो इस लॉस को आप क्या करते थे, यहाँ पे PNL में ले जाते थे ना, फेयर वैल्यू रिजर्व, और भी कुछ लिखते थे ब्रैकेट में OCI, ये एक और भी लिखते थे, लॉस है कि सरप्लस है, गेन या लॉस, ये 3 चीजें लिखते थे ना, याद करो 3 चीजें लिखते थे, आपको याद आएगा इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे तो। हम यूं लिखते थे, हम कहते थे जी फेयर वैल्यू रिजर्व है, और ये बैलेंसिंग है, और ये OCI में जाएगा, और ये खैर से लॉस है, ये सारी चीजें लिखते थे, काम दी कोई चीज होए ना होए ये लिखते थे, ठीक है, लॉस, ठीक है। तो ये कितना है जी लॉस 25, ठीक है जी। लेकिन आपको IAS 12 में ना, मैंने शुक्र है अल्लाह का, मैंने IAS 12 और IFRS 9 को मिक्स कर लिया था, जिसमें मैंने आपको कहा था और यार ये फेयर वैल्यू रिजर्व OCI वाला है, ये बिल्कुल रीवैल्यूएशन जैसा है, इसकी एंट्री तो करो। अब वहाँ पे शायद सरप्लस वाला आया था, लॉस वाला आज आ गया, ये कंसोलिडेशन में भी एडजस्टमेंट, बल्कि लॉस वाली कंसोलिडेशन में आ गई थी, लेकिन उसमें ये मसला नहीं था। कौन सा मसला, कौन सा मसला, केड़ा मसला, और केड़ा दसो, और एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%, और ये जब आ जाए तो ये लॉस भी सारा हमारा नहीं है, जैसे गेन हमारा नहीं होता। तो फिर एंट्री करवाओ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट कितने से 25। अब हम कहते थे इस पर लगाओ रेट ऑफ टैक्स और
फेयर वैल्यू रिजर्व में तो नेट जाना चाहिए, फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई वाला जो है वो तो नेट होना चाहिए। याद है आपको हम नेट करते थे, यानी कि कुछ डीटीएल में, यानी कि इस 25 में अगर गेन में उनका हिस्सा है तो 35% लॉस में भी अपना हिस्सा रखे ना हुकूमत वाले, ठीक है, डेफर करके जी 8.75 डीटीएल में डेबिट करें। यार 9 ना कर लें यार, कहीं पॉइंट नहीं आया, तो 8.75 करा लो जी। और इधर खैर है 1000 में, 1000 में लिख दूंगा, अभी यही लिखने तो, अब ये मिलियन में 1000 में वहां जाके कर देंगे एंट्री। 1000 में करूं, 1000 में, अब ठीक है जी 16। चलो अब ये वाली जनाब एंट्री फरमा लें, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो फरमा लेते हैं कि नहीं? नहीं मूड, नहीं मूड नहीं है चलो शुरू करें जी काम। डीटीएल का लेजर मैंने इसीलिए उस वक्त ओपन कर लिया था। ये बेसिकली वर्किंग 6 जो है ये DTL/A है, ठीक है, और इसमें ट्रायल में पड़ा हुआ ओपनिंग भी मिल जाएगा हमें। फिलहाल मुझे उसमें कोई कंसर्न नहीं है, मैं ज़रा अपनी एंट्री पास कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्रेडिट, इस तरह से पहले कर देता हूँ ना, समझ आ जाए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या हो गया? क्रेडिट। इसके अगेंस्ट डेबिट फेयर वैल्यू रिजर्व हुआ है ओसीआई में और डेबिट डीटीएल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो हम चेंज इन ओसीआई लिखा करते थे, सॉरी चेंज इन क्या लिखा करते थे? फेयर वैल्यू रिजर्व। चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व लिखा करते थे, वो आज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। दोनों तरह के आया करते थे। नेगेटिव कितने? 16। फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई में कितने पे नजर आए? 16 पे नेगेटिव, ठीक है, 16 पे नेगेटिव। रिजर्व डेबिट हो रहा है ना, ओसीआई पीएनएल के नीचे वाली चीज ओसीआई, एसओसीआई में डेबिट हो रहा है तो मतलब कम हो रहा है, तो ये ओसीआई डेबिट। नेक्स्ट डीटीएल डेबिट कितने से कितने 9 से। इसके अगेंस्ट हम लिखा करते थे बड़ा बड़ा करके एसेट, तो यहां पर आज क्या आ गया? इन्वेस्टमेंट। 9 से लाल लिखते थे ना, इसको लाल लिखते थे, ले, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं है, कई बार आपने की हुई है, बस जरा अरसा गुजर गया था, ठीक है, कोई मसला हो गया, इसका ट्रीटमेंट, कहानी खत्म है, कुछ और नहीं करना आप इसका। हाँ, अगर आप मैक्सिमम ये करो भी ये इधर रह ना जाए, क्योंकि ये लेजर क्लोज हो गया, ये बैलेंसिंग आपने निकाल लिया है ना, तो ये 100 कहीं भूल ना जाए, इसको अभी लिख लो यहां पे। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग नंबर 8 पे 100, 8 ही है ना। ये मैंने बेटा इसलिए लिख लिया बाकियों की बजाय पहले भाग के, क्योंकि बाकी लेजर तो मैंने क्लोज नहीं ना किए थे, लेकिन ये वहां रह ना जाए, फिर बाद में पता लगे वो 100 से बैलेंस शीट आउट की हो गया, ये अलग पड़ा था, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो बस यही इसका ट्रीटमेंट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया, ये 25 टूट के कुछ डीटीएल में कुछ ओसीआई में, कहानी खत्म। ओके, कैसा लगा सवाल? अच्छा जी, अब ये एडजस्टमेंट 7 पढ़ें और पढ़ के ट्रायल को देखें, और ट्रायल को देखकर मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है। अच्छा ऐसा है, ये आप अपनी अपनी किताबों में पढ़ें, मुझे कुछ और ढूंढना है, ज़रा 1 मिनट के लिए मैं ज़रा जा रहा हूँ इधर ही। भाई एडजस्टमेंट पढ़ें, उसके बाद ट्रायल को देखें, कोई ना कोई नतीजा तो अखज़ करें कि क्या हुआ पड़ा है और क्या होना पड़ा था। जी कुछ पढ़ा ले जी। कहता है 30 जुलाई पर बोर्ड ने ये 15% इस साल का फाइनल, हमने कहा इसको तो छोड़ो,
पे प्रपोज किया, लेकिन जो 2014 में 20% था ये तो हमारे साल में होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये 20 जुलाई का है, सॉरी 30 जुलाई का है, 30 जुलाई 2014 का है, तो हमारा साल तो 1 जुलाई 14 से शुरू हुआ है। तो क्या ये मुमकिन है कि ये अभी तक एंट्री नहीं हुई होगी? मुमकिन है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे खड़े होके आपने ऐलान किया हो आ जाओ भाई आ जाओ डिविडेंड ले जाओ, और कोई आया ही नहीं होगा। साल पूरा लंघ गया, कोई आया ही नहीं होगा, है जी। मतलब यहाँ पे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, अगर शेयर होल्डर ये हैं, तो क्या लगता है आपको 10-11 महीने गुजर गए, वो डिविडेंड लेने नहीं आए होंगे? भाईजान आए होंगे, आपको पेमेंट की एंट्री करनी पड़ी होगी। हो ही नहीं सकता कि ये 30 जुलाई पर अनाउंस किया हुआ डिविडेंड है 2014 वाला फाइनल, जो 15 के 30 जुलाई पे साल के दूसरे दिन यहाँ पे खड़े होकर अनाउंस किया था आपने, तो इस दिन खड़े होकर जो अनाउंस किया डिविडेंड, हो ही नहीं सकता कि वो उसकी आपने एंट्री ना की हो। कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता ही नहीं है, और इतने पुराने अनाउंसमेंट की ये कैसे हो सकता है पेमेंट ना हुई हो? अब अगर एंट्री हुई है तो फिर किधर है मेरा सवाल है। अगर एंट्री डिविडेंड की होती है, कैश डिविडेंड, तो उसकी एंट्री होती क्या है वैसे बाय द वे? एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो डिविडेंड पेएबल भी कहीं नजर नहीं आ रहा, मतलब सारा पे ही हो गया है, शक ही खत्म हो गया, पेएबल भी कोई नहीं नजर आ रहा। तो फिर पे हो गया तो रिकॉर्ड तो हुआ ही हुआ होगा। ये कैसे हो सकता है कि रिकॉर्ड ना हुआ हो? अब रिकॉर्ड अगर हुआ है तो डिविडेंड डेबिट हुआ है, तो ट्रायल के फेस पे कहीं नजर आ रहा है? इसके बदले आपको एक सवाल दिखाता हूं, पेज नंबर 733 पे आपकी किताबों के अंदर एक सवाल है, 733 पे, क्वेश्चन बैंक है आपका, मिंगोरा इंपोर्ट लिमिटेड, केपीके वालों। अब इस सवाल में कहीं पे उसने डिविडेंड अनाउंस हुआ है, वो अदर इंफॉर्मेशन में नहीं बताया, लेकिन ट्रायल के फेस के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो आपको लफ्ज नजर आ रहा है डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड फेस पर है, डिविडेंड पेड फेस पर है, तो इसका मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से अभी नेट नहीं हुआ, मतलब सॉरी, ये प्रॉफिट में से, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, मतलब अगर ये अलग पड़ा हुआ है तो इसको यूं तीर लगा के यहाँ पे लिखो, इसका मतलब ये अभी रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस नहीं हुआ। ठीक है, सही है। अगर ये अलग पड़ा है तो इसका मतलब तो यही है, अगर ये अलग पड़ा है, डिविडेंड पेड अलग पड़ा है, तो इसका मतलब ये रिटेन्ड अर्निंग में से अभी नेट, यानी आप जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सवाल में पता नहीं रिक्वायर्ड है कि नहीं है, अगर बहरहाल बनाएंगे तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो हैं वो आपकी होंगी ओपनिंग 121। ठीक है, अब बोलो समझ आ रही है? ये ओपनिंग होंगी, सारी चीज़ें आ रही होती हैं जो आपको के शेयर कैपिटल की जगह सारी है। अच्छा यार, ये लो, ठीक है, नहीं शेयर प्रीमियम है नहीं ना सवाल में, माफ़ी दे दो। ठीक है, अब ये कितना है जी? 121। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, आपका टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आएगा, उसमें पैट भी आएगा, और आपका कोई ओसीआई वाला आइटम है तो वो भी आएगा, कोई और चीज़ें हैं सो हैं अपनी जगह पे हैं, लेकिन डिविडेंड 125 का यहाँ से माइनस होना है। ठीक है, आपको 121 में से 25 माइनस हो गया, भाई कंप्रीहेंसिव इनकम भी तो आएगी ना, तो यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे क्लोजिंग पे। तो अगर आपने चेंज इन इक्विटी बनानी है तो आपको ये मूवमेंट दिखाना जरूरी होती है, यही तो मूवमेंट दिखानी होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ओके, पता नहीं आप सोल्यूशन के अंदर आप प्रॉफिट देके बताते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन खैर चल छोड़े। ठीक है, ये बात समझ आई है कि ट्रायल के फेस पर डिविडेंड पेड नजर आ रहा है, तो मतलब अक्यूमुलेशन ओपनिंग भी है और इसमें से डिविडेंड भी माइनस नहीं हुआ होगा। ये अच्छा सवाल था, हमारा सवाल जरा भी अच्छा नहीं है, मुझे जरा भी पसंद नहीं आए हो तुम, आपने कहा होगा इसको, वो भी नाराज हो गया जे, हुन आराम जे, वो भी नाराज हो गया जे, हैं? और मैनू इतो 673 नजर आ रहा। अब कौन सा सवाल नंबर है ये नंबर 6 है, 6 यहाँ पे थे हम। अच्छा जी, अब ये हमारा सवाल है, ठीक है,
ये हमारा सवाल है। और इसमें वो खुद कह रहा है कि डिविडेंड अनाउंस किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, तो मैंने कहा फिर पे तो हो गया है, पे हो गया है तो ट्रायल के फेस पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब फिर कहाँ जाएं, कि किधर जाइए थे की करिए, किधर जाइए थे की करिए, किधर जाइए थे की करिए। अगर वो फेस पे नज़र नहीं आ रहा, अगर डिविडेंड फेस पे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर जाहिर है वो कोई आपका शेयर कैपिटल में से तो नेट हो नहीं गया होगा, या डेफर टैक्स लाइबिलिटी में से नेट हो नहीं गया होगा, या ऐसी किसी और लाइबिलिटी में तो नेट नहीं हो गया होगा। जहां पे होना चाहिए, गलती तो वो खुद बताता है ना, जहां पे होना चाहिए वहीं पे हो गया होगा। तो ये एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी हम पर। इसका मतलब हमने कहा इधर देखो, इधर देखो, ठीक है, डिविडेंड इधर देखो, इसके साथ आप यूं लिखो, अगर अनाउंस्ड है, अगर जुलाई में अनाउंस हुआ, बल्कि मैं लिख दूं पे हुआ, अगर जुलाई में अनाउंस हुआ, अगर जुलाई में अनाउंस हुआ, ओ भाई, तो पेड भी होगा। ट्रायल में कहीं नजर नहीं आ रहा, ट्रायल में कहीं नजर नहीं आ रहा। यानी ये सवाल नॉर्मल क्लास वाला है ही नहीं, ये संडे को बुला के कराने वाला सवाल है, या ऐसे ही सैटरडे वाले दिन शाम को बुला के, पागलों वाला सवाल। तो ट्रायल में कहीं नजर नहीं आ रहा, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पता भी है किसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी अगर जुलाई में अनाउंस हुआ है तो पेड भी होगा, ट्रायल में कहीं नजर नहीं आ रहा, तो जाहिर है आरई में से नेट हो चुका, नेट हुआ पड़ा होगा, आरई में से नेट हुआ पड़ा होगा। ये बात समझ आई? बोलो। अगर ये आरई में से नेट हुआ पड़ा है, यानी कि शेयर कैपिटल है ना 60,000, 60,000 का कितने परसेंट होता है जी, कितना, 20%, कितना बना ये, कितना, 12,000। ये 12,000 इसमें से नेट हुआ पड़ा है, नेट हो चुका है आरई में से, यानी आरई नेट ऑफ डिविडेंड आ रहा है, ठीक है ना, इसमें से आरई में से नेट हो चुका है, हो चुका है, चुका इत्थे ले आओ, छक्का लिखने लगा सी, छक्का तो नहीं लगा कोई, उन्होंने बड़े मारे ने चक्के, है ना, हो चुका है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 12,000 इस 20,000 में से माइनस हो चुका है, यानी कि 20,000 असल में अगर डिविडेंड माइनस ना होता तो ये कितना होता ओपनिंग में, 32, तो ये 32 में से 12 माइनस हो गया, तो ये कितना नजर आ रहा है, 20। क्या इसमें कोई मसला है, कोई टेंशन, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना, कोई गलती नहीं है ना इसमें, क्या गलती है, कोई गलती नहीं है बेटा, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। पर मुसीबत ये है कि हमने रिटेन्ड अर्निंग्स बनानी है, हमसे उसने कह दिया स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाओ, उसमें एक रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम होता है जिसमें ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करके क्लोजिंग आएगा। एक नवी मुसीबत सी। मैं भी कहूं अकेले इस सवाल में रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों मांग रहा है, यानी चेंज इक्विटी क्यों मांग रहा है, बदतमीजी देखो की उसने। अब 12,000 ऐड बैक करना है और 32,000 पे ओपनिंग को ले जाना है, और फिर बाद में 12,000 माइनस कर देंगे, कोई मसला नहीं। ये गलती नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का इश्यू है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग भी लिखना है, प्रॉफिट भी ऐड करना है, फिर डिविडेंड को माइनस करके क्लोजिंग बनाना है। ये कभी नहीं आपने देखा होगा कि डिविडेंड क्या हुआ है कि रिटेन्ड अर्निंग में डिविडेंड में ओपनिंग नेट, डिविडेंड ओपनिंग में से नेट होकर ही नजर आ रहा हो। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, हम असर की ब्रेक करेंगे, 10 मिनट फ्रेश भी हो जाएंगे ताकि सवाल बाद में पूरा हो। ओके, मैंने ऐलान खत्म हुआ। ओके नेक्स्ट, हाँ कर लो, जाओ। अच्छा जी सुनो, मैंने कहा ऐसी शक्लों को मैं खत्म नहीं करा सकता, सवाल हो भी रहा होगा तो मैं कोई बात 10 मिनट की ब्रेक से करूंगा, एक एडजस्टमेंट रहती है। अच्छा चले छोड़े, वापस आए, हाँ तुम्हें रिकॉर्डिंग दे दूंगा, जाओ। तो वैसे भी देनी थी, आए क्यों तो ना आया तो फिर देखिए। अच्छा अब इधर देखो बेटा, यहां पर शेयर कैपिटल ने आना है,
इसमें सब कुछ है, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं आना है, और माशाल्लाह से आपको पता है फेयर वैल्यू रिजर्व भी तो आ चुका है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने बनानी है। इसमें जो ओपनिंग आपको अवेलेबल है वो ओपनिंग सही नहीं है, यहाँ पे छोटा सा स्टार लगाओ और यहाँ पे यूं लिखो, देखो 20 है एज पर ट्रायल, ठीक है। इसमें ऐड बैक करो 12, इसमें ऐड बैक करो 12, तो ये कितना बन जाएगा? इस 32 से कहानी शुरू करो और फिर इधर देखो क्लोजिंग तक आना है, इंशाल्लाह आएंगे। तो उस तक आने से पहले पहले बेशक इसी डिविडेंड को ही माइनस करना है, कोई और डिविडेंड तो नहीं आना, वो माइनस भी करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये असल में ऑलरेडी 20 पे आ रहा था, हमें उस इसलिए नहीं कबूल ये 20 पर, क्योंकि हमें उसने कह दिया है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाओ। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का तो फॉर्मेट होता है ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस फॉर द ईयर प्रॉफिट लेस ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड जो दिया इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो ये हमें एक छोटा सा काम करना पड़ गया, समझ तो नहीं आया होगा? एक मिनट, इधर नहीं इधर 32 के साथ तारा लगा, एक तारा चमक रहा है, फिलिप्स का तारा चमक रहा है। तो 20 रुपए को आपने 32 पे लाया और फिर वापस 20 पे लाया, लेकिन अभी 20 पे नहीं लाया क्योंकि अभी प्रॉफिट नहीं आने और कोई एडजस्टमेंट भी हो सकती है। यहाँ तक कोई मसला है तो वो जरूर पूछिए। हाँ ओपनिंग है, इधर देखो ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है, लेकिन क्लोजिंग है ओपनिंग नहीं है, मतलब मतलब ना तो, अब मैं कह सकता हूं ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है। अच्छा, इसकी वजह पता है क्या है? क्लोजिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रॉफिट अभी निकलेगा तो ऐड होगा तो ये क्लोजिंग बनेगा, और ओपनिंग होना चाहिए था, डिविडेंड को अलग नजर आना चाहिए था। ट्रायल में उसने गलत कर दिया इसको नेट करके, तो ये हमारे लिए मुसीबत डाल गया। अब मैं ये स्टार्ट में कहता तो मैं ट्रायल में फिर आपको सोच उधर ले जाता, जितना सवाल होया वो भी नहीं होना, इसलिए मैंने उस वक्त कहा हाँ ओपनिंग है। वो तो एंड पे जाके पता लगा है डिविडेंड है, कहां है फिर कहीं नजर नहीं आ रहा हो यार, उसने नेट कर दिया, यहां से पता लगा। तो मैंने कहा ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ना तितर है ना बटेर है। ओपनिंग था 32, वो नहीं है क्योंकि इसमें से डिविडेंड माइनस हो चुका है, और क्लोजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अभी प्रॉफिट निकलना है, उसमें ऐड होना है, तो इसमें क्लोजिंग बनना है। इजंट इट ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट? इसीलिए कह रहा हूं कि 5-7 मिनट की ब्रेक होती है, जाएंगे नमाज पढ़ेंगे वापस आ जाएंगे। जिसको मसला हो वो बोले ना, निकल जाए, क्लास तो अवेलेबल हो जानी है, जरा आप लोगों का फ्रेश हो जाएगा माइंड, तो एक एडजस्टमेंट जो रह गई होगी वो करेंगे। 5 मिनट से नमाज भी बाजमात, यहाँ फिर वो 2 बंदे पकड़ के मैंने एक को जमात कराई, सबकी जमात हो जाएगी हैं, फटाफट जाएंगे वापस आएंगे और फिर सवाल कंटिन्यू। पॉज करेंगे इसको, पॉज, लेकिन हो सकता है उससे पहले नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। इधर देखो जी, ये मैंने 20 भी उठा लिया, जहां जाना था वहां ले गया हूं, ठीक है ना, ओके, उसको 32 बना लिया, कोई मसला? अब असल मसला रह गए हैं 2, जिसमें से पहले मसले की मैं आपको एंट्री करवा देता हूं। वर्किंग नंबर हमारी बन जाएगी अब नंबर 9, वर्किंग 9। और यार मसला कोई नहीं है, जब आपको IFRS 15 पढ़ा दिया है ना, तो आपको सेल ऑन रिटर्न बेसिस वैसे ही आपने एक आधे दिन में मास्टर हो जाना है इसका, ये वही एडजस्टमेंट थी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ज़रा देखिए क्या हुआ है, बस ये एडजस्टमेंट की अगर गलती है तो रीजनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग पास करते हैं, फिर उसको ब्रेक के बाद इंशाल्लाह पूरा करेंगे। यानी सवाल में लगने 15 मिनट हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूटी में लगाए तो एक तो जमात मिस हो जाएगी, दूसरा आधा घंटा भी लगने का खौफ है, और अगर ब्रेक करके आएंगे तो 15 की बजाय 10 भी लग सकते हैं, ओके। अच्छा जी, अब देखो भाई, देखो, और अगर देखेंगे अगर होता नजर आ रहा हो 15 मिनट में तो कर दूंगा मैं, जमात फिर अपनी करनी पड़ेगी, लेकिन तुम फिर नसना नहीं, सारे गायब हो जाते हैं। तुम तो बेटा नहीं ना पढ़नी, तो आप भी पढ़ लोगे, अपनी गल कर रहे हैं। हाँ जी, से लास्ट ईयर included goods invoiced at 10 million which were sent to customer on 25 June under sale or return agreement at cost plus 20%। तो 10 मिलियन की सेल
और इससे 10 मिलियन अगर ये कॉस्ट प्लस 20 पे भेजी है तो ये फिर कितना है, 120 है। इससे आपने 100 निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा, 333 में कर रहे हैं ना, चलो 3 कर दो, 83,033 हैं, 83,33, अच्छा 83,033, 8,333। अच्छा जी, अब ये सेल है और ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है। ये भेजी हैं हमने, बेची तो नहीं है अभी, भेजी हैं कब, पिछले साल के खत्म होने से सिर्फ 5 दिन पहले, 30 जून 14 पे, ठीक है। कहता है अंडर सेल ऑन रिटर्न एग्रीमेंट था, द गुड्स वर रिटर्न ऑन, ओ भाईजान मेहरबान कदरदान कितने में साल बढ़ाया, हमने यहां कहीं चीजें भेजी थी, हमारा साल पिछला एंड हुआ तो वो सेल में पड़ी हैं, उनकी सेल बुक की है। ये कहाँ लिखा हुआ है, बस मुझे जुमला पढ़ के, मैंने छुपाया हुआ जुमला, मुझे चलो बता देता हूँ, जुमला सामने रख देता हूँ, मुझे बताओ ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये सेल में हमने रिकॉर्ड कर दी है, हैं? सेल्स इंक्लूड का मतलब होता है सेल्स में सेल में कोई चीज कैसे शामिल होगी, एंट्री करके। अब देखो ना मेरा कितना जोर लग रहा है, इसलिए कह रहा हूँ ब्रेक लेके आऊंगा बाकी आखिरी एडजस्टमेंट के लिए, क्योंकि टैक्स की एडजस्टमेंट है बड़ी अजीब सी है। अच्छा, अब 10 मिलियन की एंट्री ये कर चुके हैं, रॉन्ग है ये, रॉन्ग। क्या एंट्री की हुई है, होना क्या चाहिए था, इधर देखो होना क्या चाहिए था, जरा मुझे बताओ, पिछले साल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, और होना क्या चाहिए था, कुछ नहीं होना चाहिए था भाई। जब एक चीज आपने रिटर्न बेसिस पर भेजी है और आप अभी सर्टन ही नहीं है, तो जब तक पूरा महीना गुजर नहीं जाता, जब तक वो चीजें कंफर्म नहीं हो जाती कि वापस नहीं आनी, तब तक आप उनकी एंट्री नहीं कर सकते थे, ठीक है, बात समझ आई। तो होना ही कुछ नहीं चाहिए था। अब इन्होंने क्या किया है ये देखते हैं, वो कहता है सेल्स वर इंक्लूड डन बाय अकाउंटेंट, डन बाय अकाउंटेंट, आज तक अकाउंटेंट भी नहीं आया है, क्या अकाउंटेंट ने एंट्री कर दी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 10,000 से, और दूसरी एंट्री आपको मैंने बता दी है। अब तो जब भी कभी आपको मिल जाए साथ में, आप कॉस्ट की एंट्री किया करें परपेचुअल वाली, और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ आप लोगों को, जाग रहे हो, जिंदा हो, सलामत हो, क्या हुआ, किधर हो, सा आ रहा कि नहीं आ रहा, कितने पे जाने हो, पिंडी वाले हो, जीने हो, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, हाँ 8333, ठीक है जी, हाँ जी, ये अकाउंटेंट ने कर दिया है, ठीक है। अब नहीं होना चाहिए था जो वो कर गए हैं, तो इसका मतलब इसको उल्टाना चाहिए, क्या ख्याल है, इसको उल्टाना चाहिए, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। अब कहते हो चेक कर लो अगली गल, दीज गुड्स, अच्छा ये बात समझ आई है, मामला पता है क्या है, मामला तो देख लो, हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2014 को, और हमारा साल खत्म हो रहा है 30 जून 2015 पे। अब पिछले साल के एंड पे इन्होंने चीजें भेजी ऑन रिटर्न बेसिस, लेकिन भाईजान ने सेल की एंट्री बुक कर ली है, कैसे पता लगा, लिखा हुआ है सेल डेबिट, ये सेल इंक्लूडेड, तो हमने कहा इसका मतलब डेटर डेबिट सेल क्रेडिट हो गया, और साथ ही कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट की एंट्री भी होगी, यानी ये भाईजान ने कर लिया है, ठीक है। ये अब जो भाईजान ने किया है इसको सही करना है, अब बोलो सही करना है, क्यों सही करना है, क्योंकि वो कह रहा है ये जो गुड्स हमने भेजी थी ना ऑन रिटर्न बेसिस, ठीक है, वो कहता है द गुड्स वर रिटर्न ऑन 25 अगस्त 14, हमारे साल में यहां कहीं पे वो वापस आ गई। अब पिछले साल में सेल बुक की थी, हमारे साल में वापस आ गई, और चौधरी साहब ने कीता भी कुछ नहीं। देखो क्या कहता है, नो करेक्शन हैज बीन मेड फॉर द रिटर्न, तो इसका मतलब करेक्शन हम कर लेंगे, तो हम इस एंट्रीज को उल्टा दें
तो सेल गलत रिकॉर्ड हुई ना, सेल को उल्टा दो, सेल डेबिट डेटर क्रेडिट, कितने से जी 10,000 से। और दूसरी एंट्री इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, कितने से जी, कितने से 8,333। ये एंट्री कर लें, पक्की बात, श्योर, कोई शक, कोई मसला, कोई परेशानी? फिर तो नहीं कहोगे कि गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे थे या हमने गलत कहा, हमें माफ कर दें, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा? सोच लिया, सोच लिया, हाँ पहुंच गया। मैंने 2 को बार पूछा है फिर जाके पहुंचा है बदतमीज, मैंने 2 को बार पूछा है फिर जाके पहुंचा है बदतमीज। कहां पहुंचा? ये तो पिछले साल की गलती है मेरे दोस्तों, भैनों ते भरावो। तो पिछले साल की सेल हमारे पास कहां से आई, और पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास कहां से आई? ऐसे साल तो, ऐसे सवाल तो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है ऐसा सवाल पैदा। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर पुत्र में आया, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि अगली एडजस्टमेंट, अब इसके बाद जो धचका ये आपको लगा है ना आखिरी, इसके बाद ब्रेक लाजमी है। और हो सकता है उसके बाद चाय शाय का कोई बंदोबस्त करते हैं आप, हो सकता है कोई आधा घंटा मुझे और भी दे दें IFRS 15 के लिए, मगरिब तक बैठ जाएं। मैं नहीं, ऐसे होगा नहीं, आप लोगों का दिल करेगा तो होगा, मैंने नहीं कहना आपको, मैंने नहीं कहना, मैं तो बस नमाज के बाद एडजस्टमेंट पूरी कराऊंगा, सवाल बस पूरा करना है। अब इधर देखो, हम सेल को डेबिट नहीं कर सकते, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट करेंगे। पिछले साल की इनकम एक्सपेंस की गलती इस साल में सही करनी पड़ जाए तो कहां सही करेंगे? पिछले साल की सेल, पिछले साल की कॉस्ट ऑफ सेल तो यारी चल गई। मतलब आप लोगों का ओपनिंग एक बार नहीं 2 बार आना है, क्योंकि आपका ओपनिंग भी गलत है और प्रायर ईयर एडजस्टमेंट भी है, प्रायर ईयर, ठीक है जी। तो यहां पर लेते हैं नमाज की ब्रेक, इसको पार्ट को ना तोड़िएगा, नमाज के फौरन बाद आके हम इसको पूरा करते हैं। स्टे ट्यून्ड। मैं अल्लाह हाफिज नहीं कर रहा, इसलिए मत जाना, अपनी जिम्मेदारी पे जाओगे। अच्छा, अभी यहीं पे 10 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं फर्ज नमाज के बाद, ठीक है जी। पॉज करें जी। बेटा नमाज हम पढ़ा है, ये 32 को 32,000 कर लें जी 1000 में, ठीक है जी। और ये भी 12,000 कर लें, और यहाँ पे फिर इसको भी कर ही लें फिर, अब सही। तो 20,000 ट्रायल में गिवन है, प्लस ऐड बैक किया आपने 12,000, तो पहुँचे हैं आप 32,000, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बच्चों, अब यहां से गिनती के 15 मिनट है, ठीक है। मेरे हिसाब से 10 भी हो सकते हैं आपकी तरफ से, लेकिन एक छोटी सी बात ये तो बताओ, अगर आपने पिछले साल में इनकम्स एक्सपेंसेस को छेड़ा है तो क्या टैक्स नहीं छेड़ना चाहिए? क्या ख्याल है? देखो, पिछले साल, मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए इसी को सामने रखता हूँ, ये जल्दी आ जाओ, जिनका जो भी रहते हैं भाई, उन्हें को जल्दी आ जाए। देखो भाई, बड़ी सादा सी बात है, अगर आपने करेक्शन ऐसे की है कि आपकी सेल डेबिट हुई है, मतलब सेल क्या हुई है? कम हुई है। अगर सेल कम हुई है तो प्रॉफिट ने क्या होना है? कम। कितने से? 10,000 से। आगे देखो, आपने करेक्शन ऐसे की है जिससे कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हुई है, मतलब कम। कॉस्ट ऑफ सेल के भी कम होने से प्रॉफिट कम होगा, बढ़ेगा। कॉस्ट है, एक्सपेंस है, तो क्या हो गया? प्रॉफिट बढ़ गया। कितने से? तो नेट में प्रॉफिट क्या हुआ? नेट करें तो प्रॉफिट कम ही हुआ है। कितने से? 21,667, ऐसे ही है। अब अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो फिर बताओ टैक्स पे क्या असर पड़ना है? हाँ जी, प्रॉफिट टैक्स प्रॉफिट्स के ऊपर होता है ना। तो अगर प्रॉफिट्स कम हुए हैं इस करेक्शन की वजह से, तो टैक्सेस को भी कम करना चाहिए, तो टैक्स कम होगा। लेकिन टैक्स जो है वो रेट पर लगे। इनकम, ये पूरा प्रॉफिट तो टैक्स नहीं ना देना था, इस प्रॉफिट का कितने % टैक्स था? 35%। बताओ जी कितना आता है? 580। अब ये 583 से एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस कम करना है,
तो आप एंट्री करोगे एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट और टैक्स लायबिलिटी डेबिट। यहां तक को मसला, लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट, यहां तक को मसला। पहले ये तो बताओ 583 से एक्सपेंस कम करेंगे और लायबिलिटी भी कम करेंगे, यानी टैक्स एक्सपेंस को कम करना है, यहां तक कोई मसला है तो बताओ। अब अगली बात, कौन से वाले टैक्स को? प्रायर ईयर की कोई भी एडजस्टमेंट करें ना, अगर असल में ना अब आइए सेट चला गया FAR 1 में, आप वहां पढ़ के आए, पहले ये FAR 2 में हुआ करता था, तो उसमें आपको जितनी भी एडजस्टमेंट आप करके आए ना FAR 1 में, जिन में पिछले सालों में एक्सपेंस की गड़बड़ सही करते थे आप, तो उसमें साथ टैक्स की गड़बड़ भी सही करनी पड़ती थी, जो कि FAR 1 में जाने की वजह से आपकी जान छूट गई, IAS 12 इधर पड़ा था। तो उस वक्त फिर आपको लॉजिकली ये बात समझाई जाती थी कि कौन सी गलती का इंपैक्ट सही करना है तो डेफर्ड टैक्स में डालना है, और कौन सी गलती का इंपैक्ट सही करना है तो करंट में डालना है। लेकिन अब चूंकि ये इतनी तफसीली बात है नहीं, कभी एक आधे सवाल के अंदर आ जाए तो इतनी बात काफ़ी है लॉजिक के बगैर ही, कि अगर आपकी इस साल की गलती सही की होती, आपने प्रॉफिट्स में और उससे टैक्स निकला होता, तो वो टैक्स इस साल के प्रॉफिट करंट टैक्स में सही करते। लेकिन पिछले साल की कोई भी गलती सही करनी हो तो उसका टैक्स का इंपैक्ट किस पे डालना है? डेफर्ड टैक्स में। तो DTL डेबिट और DTE क्रेडिट, ठीक है, इसको लिख लो जरा जल्दी से। DTL/A कर दें, वो जो भी आपका अकाउंट होगा, और DTE क्रेडिट। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अच्छा, अब ये सारी ट्रांजैक्शन एज अ होल पूरी खत्म हो गई है, लेकिन मसला ये है, ना तो मेरे पास इस साल की सेल है, ना मेरे पास इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल है, ना मेरे पास इस साल का एक्सपेंस है डेफर्ड टैक्स। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स मैंने कहाँ डाल देनी है? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में। इस साल की रिटेन्ड अर्निंग्स जो ओपनिंग आ रही है, पिछले साल की क्लोजिंग ही थी ना, तो पिछले साल की आ रही कहाँ पड़ी है मेरे? पिछले साल के प्रॉफिट्स कहाँ पड़े हैं? पिछले साल का P&L मेरे सामने नहीं है, लेकिन पिछले साल के प्रॉफिट्स नेट होके कहाँ पड़े हैं? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 32,000 में। तो उसको सही कर लेते हैं। तो अब ये 3 इंपैक्ट्स हैं जी। प्रायर ईयर एडजस्टमेंट आपने डालनी है, तो आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करना है यानी कम, रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट करना है यानी ज्यादा, और रिटेन्ड अर्निंग को फिर क्रेडिट करना है यानी ज्यादा। तो ये जनाब प्रायर ईयर एरर की करेक्शन होने लगी है। प्रायर ईयर सिर्फ लिख रहा हूं, जगह जरा तंग है। इधर देखें जी, -10,000 रिटेन्ड अर्निंग में से 10,000 कम करो, डेबिट, डेबिट, ठीक है। और दूसरा क्रेडिट किसको देना है जी? ये करेक्शन देखो, ये एसेट्स हैं, ये एसेट्स हैं, ये एसेट्स लायबिलिटीज हैं, ये तो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, ये तो एज ऑन हैं, ये तो हमारे पास पड़े हैं। IAS 8 जो पढ़ते थे तो उसके अंदर एसेट्स लायबिलिटीज को वो जब एंट्रीज करते थे तो एंड में कहते थे एसेट बैलेंस शीट आइटम्स को ले लो और बैलेंसिंग इंपैक्ट रिटेन्ड अर्निंग में डाल दो, इसलिए तो कहते थे, ठीक है। तो भाई ये डेटर भी गलत है, इन्वेंट्री भी गलत है। पहली बात, डेटर कौन सा गलत है? कितने वे डेटर? ट्रेड रिसीवेबल, तुम सही नहीं हो, आओ ना तुम्हारे जिन निकालें, इसको ले जाओगे जिन निकालने। दूसरी चीज क्या गलत है जी? ओपनिंग स्टॉक दर लब के दो मैनू, कितने वे? मैनू नहीं लब रहा। 4th पे 23,000 आ तेरे भी जिन कड्डा, आप भी सही नहीं। अब ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है बच्चों? कॉस्ट ऑफ सेल में आता है। और डेटर तो क्लोजिंग स्टॉक में मसला नहीं था, ओपनिंग में मसला था, ठीक है। तो ये दोनों ले आओ इधर, डबल एंट्री पोस्ट करें जी। डेटर कहां पे आएंगे? इधर। नाम क्या लिखा हुआ? डेटर ही लिखा हुआ, ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ? डेटर लिखा हुआ, हाँ वही नाम लिख दो ना जरा, ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ जी, जो सवाल में गिवन है कितने हैं? 37,800, 37,800। और जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है ट्रायल में वो कितना है? 23,000। डन हो गया जी। ये अब मैं करेक्शन करने लगा हूं सारी की सारी, ठीक है। और तीसरा DTL है, DTL भी उठा लो। DTL ओपनिंग में लायबिलिटी पड़ा हुआ है, L/A वही है ना, तो डेफर्ड टैक्स ये पड़ा हुआ है, कितने गया? ऐ पे आज डेफर्ड टैक्स, ठीक है। तो ये 3 टिक और लग गए जी, 23,000 रुपये टिक लग गया। ये सब कुछ हम उठाकर ले गए, ठीक है। अब लाल एंट्री हो रही है, यहां से एंट्री भी देखते जाओ। मैं असल में डायरेक्ट करने लगा था, फिर मैंने कहा ये नौबाद में इनका फिर चारों टायर उत्ते होए हों, बड़ी मुश्किल नाल गड्डी उल्टन लगी सी, ब्रेक ला के असी सीधी की थी, है ना। अब लेकिन थोड़ा फ्रेश हो गया, अच्छा जरा जो कोई काम एक करना ही है ना बेटा, तो मगरों नहीं लाना चाहिए, ठीक है ना जी।
रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट यानी कम माइनस, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी तरफ क्या है जी, डेटर क्रेडिट। डेटर पड़े हैं मेरे पास, प्रॉफिट्स तो पड़े नहीं थे ना पिछले साल के, लेकिन डेटर्स तो एज ऑन मेरी बैलेंस शीट में आ रहे हैं, तो डेटर्स क्रेडिट बेटा कितने से, 10,000। दूसरी एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री डेबिट, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि ये पिछले साल की गलती सही कर रहे हैं, तो पिछले साल का स्टॉक गलत हुआ था, तो इस साल का तो ओपनिंग में पड़ा है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट प्लस 8333 और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट मतलब बढ़ाओ प्लस 8333, शेयर कैपिटल की आएगा माजरत के साथ। और लास्ट है DTL/A डेबिट, डेबिट है ना, एसेट है चाहे लाइबिलिटी है, वो तो बाद में पता लगेगा, एसेट लाइबिलिटी का अकाउंट है, डेबिट कितने से 5, ये 9,000 तो नहीं है कहीं, 583, ठीक है, 583 से ये डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स 583 से क्रेडिट, ठीक है जी। बताओ जी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट कितनी बनी, 1084 नेगेटिव, 1084 नेगेटिव शेयर कैपिटल। भाई जरा इधर थोड़ा सा अगर आ जाए ना आप ऐसे, हाँ जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका जो ओपनिंग है ना जी, वो कितना बन गया, RE का ओपनिंग सही वाला, हाँ 30916। ये जो है ना जनाब, ये रीस्टेटेड है, ये क्या है, लोच आपका IS8 भी रिवाइज हुआ। अब एक और सवाल है, कभी करेंगे, फ़खर वाला सवाल याद है आपने किया था, फ़खर वाला IS8 में, वो पास पेपर क्वेश्चन बैंक में आई कैप के फ़खर वाला, उसमें एक एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की थी ना आपके वाले FR1 में, और एक लीज की थी जो असल में यहाँ पे आया हुआ था। तो वो अब वो सवाल भी किसी का कर सकते हैं आप, रिवीजन IS8 की मैं करवाऊँगा ना, रिवीजन कहीं ऐसी कभी आ जाए तो, ठीक है, ओके। कुछ समझ आया थोड़ा बहुत, अल्लाह दी मर्जी। एडजस्टमेंट थी क्या था, तो ये जनाब हमारी वर्किंग नंबर, ये इसको मैं कह रहा हूँ जी वर्किंग नंबर, कौन सी है वर्किंग नंबर 9, ऊपर से काम चला था, चलो वहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग 9, ठीक है जी। चलें आगे, चलें जी, अब बस आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है। देखो सब कुछ ही हो गया, ये एडजस्टमेंट 1 भी हो गई है, अब बस ये रह गया। इसमें थोड़ा सा मसला ये है, छोटू सा मसला ये है बेटा जी, कि वो कह रहा है करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड अकाउंटिंग इनकम बाय 5 मिलियन। तो अगली बात तो बाद में देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से इतनी ज़्यादा है, तो मतलब अकाउंटिंग इनकम निकल आए तो उससे टैक्सेबल इनकम यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट PBT निकल आए तो उससे टैक्सेबल प्रॉफिट निकल आएगा, और जस्ट उस पर रेट लगना है और टैक्स की एक्सपेंस की एंट्री हो जानी है। बात समझ आई? तो अब अच्छा एक चीज़ रह गई है, वो भी एंट्री करना ले, मैंने एंट्री वो पहले ही करा दी थी, ये रेक्टिफाइंग एंट्री करवा दो, CTP डेबिट इसको भी करवा दो, CTP डेबिट करके ये ज़ीरो हो गया। बोलो ये रहेगी, समझा दिया था ये प्रोविजन टैक्सेशन, मैंने कहा ये भी कर लें ताकि सिर्फ अब टैक्स की एडजस्टमेंट रह जाए, जो करंट टैक्स की है। तो CTP डेबिट खत्म, गलती पड़ी थी ना, प्रोविजन लायबिलिटी नजर आ रही है, CTP डेबिट करके CTE प्रायर। तो यहाँ पे जो टैक्स एक्सपेंस की वर्किंग होगी, आपको पता है इसमें करंट टैक्स आता है, इसमें डेफर्ड टैक्स आता है, फिर हम टोटल करके अगला लिखते थे, मैं यहीं पे ही लिख रहा हूँ, और फिर क्या आता है जी करंट टैक्स एक्सपेंस, लेकिन उसके आगे लाल वाला क्या लिखा होता है, प्रायर, ये वाला है अंडर ओवर की एडजस्टमेंट, और यहाँ पे फिर हमारा एक्सपेंस निकलेगा, इस टोटल एक्सपेंस को हम फेस पे ले जाएंगे, बस इतनी सी बात रह गई अब। तो ये जो एंट्री अभी पहले से ही करवा दी थी, ये क्या है एंट्री CTP डेबिट, तो ये फेस पे ही सही कर दो कि ला के क्या करना गलत को सही, ठीक है, यहीं पे कर दो, खत्म कहानी। CTP डेबिट और CTE प्रायर क्रेडिट कितने से, अब एक्सपेंस क्रेडिट मतलब एक्सपेंस कम, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्या अगला भी गया, हाय हाय।
और भाई वो कहाँ गया भाई, वो बुलाओ उसको ज़रा, ये एडजस्टमेंट आखिरी तो पहले थोड़ा चाह दा टीका लाइए, ड्रिप लाइए ना। असल में तो ये संडे में सुबह सवेरे आए फ्रेश हो जाए थोड़ा सा, इसलिए भी आप थोड़ा थके से इसलिए ब्रेक दिए, वरना तो ये 2-2.5 घंटे का सवाल है, बस आराम से हो जाता है। और हमें अभी मेरे ख्याल में 2 घंटे अभी तक पूरे नहीं हुए ब्रेक निकालने तो, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मैं कह रहा था, वो कहता है यहाँ पर करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स अकाउंटिंग इनकम बाय, इधर देखो वहां पे तो जगह ही कोई नहीं है, यहीं पे वर्किंग होनी है, तो यहां पे मैं करके करता हूं जनाब। वर्किंग नंबर मुझे कोई बता दे, अब वर्किंग 10 पे आ गए। इधर देखो जी, करंट टैक्स की वर्किंग किया करते थे हम। करंट टैक्स की वर्किंग हुआ करती थी कुछ ऐसे कि हमारे पास हुआ करता था पीबीटी, जिसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ऐसे ही है। इसमें कुछ चीजें होती हैं ऐड, कुछ चीजें होती हैं लेस, क्या ख्याल है, होती है ना, ऐड फलां 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 फलां, लेस फलां 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 फलां, और फिर उसका ऐड लेस का असर जो होता है वो जाके निकलता है, उसका सारा जोर किस पे, वो जनाब कन्वर्ट हो जाता है अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा किस में, टैक्सेबल प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये सारा कुछ ऐड लेस करने के बाद, यार बोल ही ना जाओ ना, ये बड़ी अहम बात है, मैंने कहा इसी के लिए मैंने ब्रेक दिए सिर्फ आपको जी। ये ऐड, ये लेस, इस फिगर में पीबीटी में ऐड लेस होती हैं तो हम पहुंच जाया करते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट पे, ऐसा ही है। अब टैक्सेबल प्रॉफिट जो है उस पर टैक्स रेट लगता है, टैक्स एट द रेट ऑफ कितना, 30% है ना, 35। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। अब मसला ये है कि मेरे पास सिर्फ क्या चीज़ नहीं है, पीबीटी ही तो नहीं है, लेकिन उसने हमें क्या निशानी दी, वो कहता है जो आपका, पढ़ो ज़रा अब एडजस्टमेंट को पढ़ो ज़रा क्या कहता है करंट टैक्स में, क्या कहता है, पढ़ो ज़रा, पढ़ो ऊंचा पढ़ो कोई। करंट टैक्स, करंट ईयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम ये है पीबीटी, भाई इधर देखो ना, पीबीटी एक्सीड्स करंट ईयर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम, करंट ईयर टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड्स अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना है तो मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में 5,000 ऐड कर दूं, तो बोलो, तो अगर मुझे टैक्स एक्सपेंस की फिगर चाहिए तो पहले स्टेप में मुझे पीबीटी चाहिए, पीबीटी निकलेगा मेरे अपने सवाल से, सवाल पूरा खत्म हो जाएगा, फिर पीबीटी निकलेगा, उस पीबीटी को यहां रखकर उसमें 5,000 ऐड करूंगा और ये करंट टैक्स आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स की मुसीबत अभी रहती है उसके बाद है, ठीक है, लेकिन ये करंट टैक्स तो हो सकता है। इसका मतलब बस अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मुझे मिलेगा मेरे पीएनएल से। तो अब अपना पीएनएल पूरा करते हैं, उसके लिए सारी एडजस्टमेंट स्टिक हो चुकी, रह गया है तो सिर्फ ट्रायल रह गया है। इस ट्रायल को जरा फटाफट पोस्ट करते हैं, ठीक है, पॉज कीजिएगा जी। अच्छा जी, अब ट्रायल की पोस्टिंग करें। सेल्स 2 लाख, 1000 में है ना डेटा, बोलो 200,000 की आ गई सेल्स, फटाफट आगे चलते जाओ। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ट्रायल में से निकाल कर ले आए, ये कितनी है, 100,000, 1 लाख एज पर ट्रायल। नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 35,000, यहां पे आ गया 35,000। अब ये मुफ्त के नंबर पहले लिख लो, तब ना एडजस्टमेंट समझ आया तो ये तो लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंसेस 30,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक हम ऑलरेडी उठा चुके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स सिर्फ एक ही ये फिगर है और कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली, तो सीधा ही जाके लिख दो, वक्त बचाओ, 5,000। अदर इनकम दसो जी, फाइनेंस कॉस्ट है। नेक्स्ट 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 इधर आ जाए, नेक्स्ट है, कितने गया, प्रोविजन फॉर, ये हो गया, 0 हो गया। एडवांस इनकम टैक्स पेड 6,000, कहां ले जाएंगे, करंट एसेट्स में एडवांस टैक्स कितना है जी, 6,000। नेक्स्ट पीपीई चला गया, डेप्शन चली गई, एक्सपोर्ट लाइसेंस चला गया, ट्रेड रिसीवेबल चला गया, कैश एंड बैंक 4600, कैश एंड बैंक कितना है जी, 4600। नेक्स्ट, कितने आसान नंबर होते हैं,
ओ ये भी आले पे सी अदर रिसीवेबल्स एंड प्री पेमेंट्स कितना है, इसको कहाँ लिखूं, इधर लिख दूं, अदर रिसीवेबल्स कितना 14,000, ये जरा मैंने थोड़ा 2 नंबरी लगाई है माजरत, ठीक है। नेक्स्ट जगह मुक गई सी, ट्रेड पेएबल्स 12,000, कितना 12,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर लिटिगेशन, ये भी पेएबल लाइबिलिटीज, ठीक है 5,000। प्रोविजन फॉर लिटिगेशन कितना जी 5,000। सवाल ऐसा मुसीबत है, बंदा ये भी नहीं कह सकता करो पूरा कर लेना, पूरा करूंगा तो। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया, डेफर टैक्स हो गया, शेयर कैपिटल को ओपनिंग जाएगा, रिटेन इसमें चेंजेस इन इक्विटी में कितना है जी 60,000, ठीक है जी। और इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो ऐसे ही आ गया, डन हो गया। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग सही कर लिया हुआ है, तो डेटा सारा पहुंच गया। अब ट्रायल भी पोस्टेड है और सारे का सारा अदर इंफॉर्मेशन भी पोस्टेड है, ठीक है। अब इनका टोटल करो, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंसेस आए, ओपनिंग कितना बनता है 31,333, आंसर बताओ इसका, जरा चेक करते रहे बेटा, 104,708। वापस इधर आ जाए, अब ये कसर बाकी थी, आ गया उधर, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल का टोटल हो गया, पहुंच भी गया, सही भी है। जीपी साथ ही निकाल दिया करो, जिन्होंने ये निकाला था जीपी उसी वक्त निकाल दिया करें, 292, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे है टोटल करें, 3 ही आए हैं, टोटल करें, शाबाश 30450, ये एडमिन एक्सपेंसेस हैं 30450। पूरे सवाल में मुझे कहीं अदर इनकम नज़र नहीं आई, बट ठीक है, अब लिखा हुआ था, अब क्या करूं, फॉर्मेट उस वक्त बनाते हुए लिख गया हूँ, खैर है, लिख दें, जीरो कर दें, काट दें, सब चलेगा। जीपी 95292 है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल 36275 और अदर एक्सपेंस भी मुझे कहीं कोई नहीं नज़र आया, ऐसा ही है। उसके बाद ये तो वैसे ही अभी बाद में आना है, तो आप चलो इसको तो टोटल जो होते हैं वो तो ख़त्म करो ना। इसका टोटल क्या आता है 16,500 माइनस हो गया, बुक वैल्यू कितनी आ गई 500, तो 69,500 ये भी आओ, यानी सारी वर्किंग्स मैंने टोटल कर दी, इसको भी ख़त्म कर दो, 5,400 आ गया, और ठीक है। अब रह सिर्फ क्या गया है, ये करंट टैक्स, ये डेफर टैक्स, और उसके बाद जब ये प्रॉफिट आ गया यहाँ पर आएगा ना टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ये पोस्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिलहाल कोई रिजर्व्स ओपनिंग में नहीं थे, इसी साल में ही इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, जो सारे मसले मसाइल पैदा हुए हैं वो इधर ही हुए हैं, ठीक है, और सही है। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2015 की यहाँ पे आई, डिविडेंड हमने पहले ही शो कर दिया माइनस करके। अब पीबीटी मेरे पास आ चुका है, बताएं जी पीबीटी कितना है 23,567। यहां से आगे अब गेम स्टार्ट होगी मेरी टैक्स की एडजस्टमेंट की, यानी वो टैक्स की एडजस्टमेंट किसी को ना भी समझ आए तो क्या है यार, एक आधा नंबर ही है, ठीक है, जान दो, लेकिन अभी नहीं जान दो, अभी तो आन दो। यहां पे मैं था, क्या कह रहा है जी, सवाल ने अब हमें बता दिया कि हमारा पीबीटी कितना है, बोलो 23,567 मेरी रिक्वायरमेंट कौन सी है, ए है, बी है कि सी है, ये बेटा इनकम स्टेटमेंट है, बी रिक्वायरमेंट है ना, चनमाई, तो बी रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। उस रिक्वायरमेंट से मुझे ये मिला है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको ये ना हो ये कहाँ से आया। अब ये हो गया तो काम हो गया, क्या मतलब, पीबीटी कितना निकल आया 23,567, इसमें आप 5,000 ऐड करें तो आता है, बोलो
28,567, डबल अंडरलाइन तो यहाँ किया करते थे हम। ये जनाब हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया और उसके बाद हमने इस पर टैक्स निकाला 35% लगाकर, तो क्या आंसर है 998। इसकी क्या एंट्री फरमाएंगे जी? CTE डेबिट, सुभान अल्लाह, 998 से एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, ठीक है। तो CTE डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यही नाम रखते हो ना इसका। वो जो पिछला नजर आ रहा था जिसको खत्म भी किया आपने, ये वर्किंग नंबर केड़ी चल रही सी? 10 है, वर्किंग 10। कितना जी? 998। हाँ जी, कैसा रहा अब खुद बताओ। ये एडजस्टमेंट को कैसे मैं करवाता आपको बिना ब्रेक के, अभी भी पूरी नहीं हुई। मुझे भी जरूरत पड़ गई चाय की। मिठा बड़ा पाते हैं उस्ताद, चाय तो अच्छी है यार, सही है। टैड चाय जिवें दी मैं पींदा ड्राइवर वाली। भाई चाय तो फिर जिसमें चाय ना हो वो क्या चाय है फिर? मतलब बीच में पत्ती ना हो तो वो कोई चाय है? ये बढ़ान तो काली कावा पीते हैं, खाली दूध भी नहीं डालते, सही मज़े की चाय। ताजद में उठते हैं, नेक जमातों में जाते हैं ना, बड़े नेक लोग बुजुर्ग है, और कुछ नहीं है, ताजद में उठ के चाय ज़रूर बनाएगा, फिर अपने नफल पढ़ेंगे, चाय पियेंगे। मैं कहा यार ये तो बस एंड है, चाय एंड है ना। कभी आप वहाँ जाएं, जमात में जाते हैं ना, तो सुबह नाश्ते के बाद 10-15 थर्मस वैसे ही भरे होते हैं सवेरे मस्जिद में, कि सारे पियो। जहाँ पी पी के बंदा वजन बढ़ जाते होते। हाँ जी, अब अगली बात, आखिरी बात देखो जी, पूरे सवाल में कहीं आपको डिफर्ड टैक्स की क्लोजिंग फिगर निकालने की कोई एडजस्ट, कोई डेटा उसका मौजूद, वरना वो जैसे हमने फिक्स वाले में किया था, उसने लिखा हुआ था कि टैक्सेबल प्रॉफिट इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर एज इतने, वहाँ से हमने डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग निकाल लिया था। फिर हम आए थे BSZ वाले सवाल में, तो वहाँ पे भी हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन थी जिससे हमने काम चला लिया था। फिर हमने मिंट लेमोनेड वाला सवाल देखा जिसमें कोई डेटा ही गिवन नहीं था कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का, तो हमने इनकम स्टेटमेंट अप्रोच लगाई थी। आज भी देख लो तो ऐसा ही है। मुझे कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का अगर डेटा गिवन नहीं होगा तो मैं डेफर्ड टैक्स के लिए बैलेंस शीट अप्रोच नहीं यूज कर सकता, मुझे इनकम स्टेटमेंट अप्रोच लगानी ही पड़ेगी। जब इनकम स्टेटमेंट अप्रोच लगाते हैं तो उसमें आपको पता है दो चीजें होती हैं, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट। तो वर्किंग 11 ये आखिरी वर्किंग है जी, कसम ले लो मुझसे। कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है, ये मसला होता था ना, एज ऑन तो नहीं निकाल सकते, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15। हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट वाले कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं उठाई, क्लोजिंग्स नहीं उठाया, बल्कि फॉर द ईयर फिगर्स उठाते थे यहां पे, ठीक है। हम कहते थे जी एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसको PBT भी कहते हैं, जो कि एडजस्टेड होता है, PBT उठाएंगे, इसमें ऐड करेंगे डिडक्शन नॉट अलाउड और लेस करेंगे एग्जेम्प्ट इनकम। ओके, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये मैं ज़रा डायरेक्ट कर लूँगा, आपको उस दिन लिख के तो दिया था यार, जाके देख लेना किताब से, जगह ही कोई नहीं। और फिर अगली जगह पर लिखते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट्स, इनका डिफरेंस, और रेट तो एक ही, आज कोई सेपरेट रेट भी नहीं है यार, सुकून नहीं हो गया। टैक्स एट द रेट ऑफ 35। हाँ जी, ये सवाल था नॉर्मल क्लास में करने वाला, नहीं था ना, इसीलिए हाँ, ये करने वाला ही नहीं था ना यार, ना हमने ऐसा कुछ नहीं छोड़ना बेटा जी, ये ना हो पर्चे में कोई काम पहली बार हो। आप खुद बताओ, ऐसे काम जो आपने आज कर लिए, अगर इनसे मिलता जुलता कोई काम किसी पर्चे में पहली बार आता तो आप क्या करते? कुछ नहीं। अब आएगा तो हाथ पांव मारोगे, और कभी उम्मीद है कि एक आधी दफा 2 दफा आप जब भी रिवीजन करोगे, ये सवाल रिवीजन प्लान में डालना, ये तो करोगे। तो जब 2 बार भी ये सवाल कर लिया तो इस तरह की कोई एडजस्टमेंट और आई तो काबू में, ऐसे नहीं करना कोई चीज मुश्किल लगे तो छोड़ दें, ये क्या बात है, मगरों लाना है, कमाल है यार।
तो पीबीटी कितना है 23,567। अब टैक्सेबल प्रॉफिट तो मेरे पास मौजूद, हाजा मौजूद 28,567, लेकिन ये नहीं है क्योंकि वो क्या कह रहा है कि कोई परमानेंट डिफरेंसेस हैं तो सही। क्या ख्याल है? अब इधर देखिएगा जरा, एडजस्टमेंट शुक्र है यहां तक पहुंच गई थी। अब इस जुमले को पढ़ो। वो कहता है करंट ईयर में अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है अकाउंटिंग इनकम से 5 मिलियन। पहले तो ये डिसाइड कर लो जरा, अगर 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 ये 5,000 ज्यादा है इससे ये 5,000 ज्यादा है, तो ऐड होने वाली फिगर्स ज्यादा थी या लेस होने वाली? ऐड होने वाली। यानी मैं यूं लिख सकता हूं 5,000 ऐड और 0 माइनस। जिसको इस पे एतराज हो वो इसको 15,000 करके इसको 10,000 कर दे, बात वही रखना। ये कई बार बात हो चुकी, नहीं समझ आई ये बात? अच्छा इस बात से तंग हो रहे हो कि मैं बार बार ऐसे क्यों कहता हूं? यार माफ कर दो यार, मुझे मेरी तसल्ली नहीं ना होती आप लोगों को लेकर। अब एक बात तो ये हो गई, ठीक है। वो क्या कह रहा है? टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड्स, बस ये आखिरी पॉइंट है, ये अगर समझ आ जाए ना जाते जाते एंड पे आके ये छोटी सी चीज रह जाए। टैक्सेबल प्रॉफिट एक्सीड्स अकाउंटिंग प्रॉफिट बाय 5,000, ऑफ विच इस 5,000 में से 0.8 मिलियन क्या है? परमानेंट डिफरेंस। अब मुझे बताओ ऐड होने वाली साइड पे क्या आया करता था? पेनल्टी शनल्टी डिडक्शन नॉट अलाउड, याद है कुछ? यहां से आप किया करते थे ना डिडक्शन नॉट अलाउड, और सही है। तो ये हमें यहां से पता लगा, अल्लाह माफी सवाल था क्या था। तो ऐसे भी कभी कभी सवाल आ जाते होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐड होने वालों में पहले उसने क्या कहा जी कि जी टैक्सेबल प्रॉफिट से अकाउंटिंग प्रॉफिट 5,000 ज्यादा है। जिस अब इसमें पहले हमने ये डिसाइड किया, यदि भी बस हो गई जी। तो चलो हुन नहीं कहना हुन नहीं। अच्छा सुनो, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट कितना ज्यादा है? 5,000 ज्यादा है। 5,000 जो ज्यादा है वो कहता है ऑफ विच, इस 5,000 में से 800 परमानेंट डिफरेंस है। तो आप ये बताओ ना जी, ये इस तरफ जो परमानेंट डिफरेंसेस आया करते हैं वो ऐड होने वाली साइड पे वो क्या होते हैं? वो एग्जेम्प्ट इनकम वाली चीज होते हैं या वो डिडक्शन नॉट अलाउड वाली? तो मैंने कहा था आपको कि साइन भी सेम ही रखना है, याद है? तो इधर प्लस 800 हुआ और कोई और चीज नहीं है, -0 हुआ। तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, फरमाएंगे कितना है? 24। हाँ जी, अब डिफरेंस बताओ। ये सारे आले तक थे 4200। टैक्स रेट लगाओ 1470। अब ये क्या है? कमाया 24, टैक्स 28 पे दिया। अब कल वाली परसों वाली एडजस्टमेंट से उलट हो गया, कमाया ज्यादा टैक्स कम पे दिया, कमाया ज्यादा टैक्स कम पे दिया। तो इसका मतलब फ्यूचर में कमाएंगे, कमाया ज्यादा आज टैक्स नहीं, उलट क्या है, आई एम सॉरी, कमाया कम टैक्स आज ज्यादा दिया। इसका मतलब आज टैक्स ज्यादा दिया तो फ्यूचर में फायदा मिलेगा। तो आज एंटाइटल्ड फील करेंगे, मतलब एसेट को बढ़ाएंगे, एसेट रिकॉर्ड करेंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। मैंने आपको कहा था हमेशा ऐसे ही सोचना है। जब ये सोच लेना है, एंट्री लिख लेनी है, फिर आपने साथ एल लगा देना, DTL/A, वो तो बात की बात। अगर उलट कहानी थी, जैसे कमाया ज्यादा था टैक्स कम दिया था, तो हम कहते थे फ्यूचर में लायबिलिटी फील करेंगे, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करके DTE डेबिट, और लायबिलिटी के साथ स्लैश लगा के ए, जो भी है वहां पे लिख लो लेजर में। ये तो हम वैसे ही इकट्ठा बनाते हैं। ऐसे ही आज क्या हुआ, कमाया कम टैक्स ज्यादा दिया, तो फ्यूचर में कमाएंगे ज्यादा टैक्स कम देंगे। तो आज खड़े होकर इंटाइटल्ड फील करेंगे ना, तो एसेट रिकॉर्ड करो, एसेट बढ़ाना है, एसेट डेबिट, और दूसरा इंपैक्ट एक्सपेंस क्रेडिट। फिर बाद में A/L लिख दो, ठीक है। वो तो हम वैसे ही इकट्ठा अकाउंट बनाते हैं। तो DTL/A डेबिट, DTE क्रेडिट, ठीक है। कर लें एंट्री, अब इजाजत हो तो। इसके आगे क्या लिखूं? ये क्या था? ये क्या था सच्ची? क्या था? प्रायर ईयर एडजस्टमेंट थी, RE लिख दो, ठीक है, RE। अच्छा अब हाँ जी, अब इसकी एंट्री, अब ये ब्लू वाली फिगर हमारी आज निकली है पहले, ठीक है। तो भाई बोलो, इधर देखो, एंट्री देखो, DTL/A डेबिट कितने से?
1470 से, और DTE क्रेडिट, टीई क्रेडिट तो एक्सपेंस कम कितने से? 1470, ठीक है जी। अब ये एक्सपेंस निकला, ठीक है, क्लोजिंग 6528। अब मुझे कोई होश आया, कोई और आउट तो नहीं होया? अच्छा, तनु भी नहीं आया? सवाल तो आज आया ना, तुम्हें मैच भी देखने जोगा नहीं छोड़ा इसने। रोज तो तुम साथ मैच देखते थे। हाँ भी बोलो, क्या है, क्या आता है? 28। अच्छा, अब इसको पूरा बाद में करते हैं। एक और बात बताऊं, और यार वैसे एक और बात सुन तो लो, ये DTE है ना, DTE। अब देखो ओपनिंग कितना था, ओपनिंग ये कौन सी वर्किंग में निकाला है आपने? वर्किंग 11 में ना। हाँ, ओपनिंग ट्रायल से उठा तो लिया था आपने, लिखा क्यों नहीं यार? मैंने कहा था उठा लिया। कितने? 5000। 5000 ओपनिंग में लिखो, 5000, ठीक है जी। अब क्लोजिंग आपका अब आके निकला है, ये आपका निकल नहीं रहा था जो आप पहले निकाल लिया करते थे और एक्सपेंस बैलेंसिंग आता था। बोलो 29, ये 2938 कहां जाएगा? एसेट लायबिलिटी है, लायबिलिटी। यहां पे आपने लिखा डेफर्ड टैक्स। वर्किंग नंबर कितना? 38, ठीक है जी। चलो जी, अब इसको पूरा करो, फिर कहानी मुकाइए। सवाल वैसे खत्म ही है, लेकिन अब क्या थोड़ा सा रह गया। हाँ जी, पैट बताओ, पैट 039, और ये माइनस होकर, ये बाद में वरना गलती हो जाती है। नहीं ना, टोटल नहीं ना, नहीं ना यार, नहीं ना, ये कहां जाएगा? RE में, और ये अपने फेयर वैल्यू रिजर्व के कॉलम में। ये देखो ऐसे, ये शहादत की उंगली आई थी 17 के साथ, 17 039 और -16, ठीक है, -16 आ गया, कहानी खत्म हो गई। ये -16, ये भी आज रंग देखे ना हम जी। उसके बाद ये 60,000 मैं कर देता हूँ, मुश्किल वाला टोटल, ये आसान वाला दरमियान में आप भी एक आधा कोई कर दें, कोई काम आप भी कर लिया करें जी। 35955, चेक कर लो। सही है, 35 सही है। चलो अब ये कहां ले आओ? फिर क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स और फेयर वैल्यू रिजर्व, ठीक है जी। 60,000 और 3935955। देखो जी, 20,000 गलत नहीं था, 20,000 गलत नहीं था। ये देखो 32, ये 12 ऐड किया, बाद में माइनस भी कर दिया, लेकिन ये बनानी रिक्वायर्ड। अगर वर्किंग होती तो मैं जाने देता, खैर कोई बात नहीं, कहता छोड़ो बस, ठीक है 20 से शुरू कर लेते, उसी को सही कर लेते। फिर उसने चेन इक्विटी मांग ली थी जालिम ने, ये गुंजाइश रहती थी, ये तो माफ करता। चलो खैर, हाँ जी, सब हो गया। एसेट साइड का टोटल ये सब कुछ आ तो गया ना, कुछ रह तो नहीं गया? 15, हाँ ट्रेड रिसीवेबल लिखे तो हैं। अच्छा, ये जी 27800। आंसर क्या है? 157400। ये सही था, 157400। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल करो, शाबाश, सब करो। इन्ना देर रुक गए तो थोड़ा जा और सही। ये कितनी देर का पार्ट हो गया वैसे बाय द वे? चलो खैर है, फिर खैर 1 घंटा 10 मिनट खत्म तो हो रहा है ना। अब थोड़ा सा पढ़ना है IFRS 15। नहीं कोई बात नहीं, ये टोटल बता दो। 16 माइनस आता है ना, आपने लिखवाना था ना जी। टोटल करें, बराबर है, टोटल करो। सो व्हाट, चेंज ही इस तरफ को गया, चेंज ही नेगेटिव वाला आया है, और इक्विटी में नेगेटिव नजर आता था। जे कहो ते IFRS 9 ओपन करा, वैसे आप IFRS 9 ओपन करें। जिस दिन FVT OCI वाले सवाल एक करवाया था ना, जिसमें वो दोनों मॉडल्स हमने आमने सामने रखे थे, तो FVT OCI वाले में शायद किसी साल में लॉस आया भी था, दूसरे दिन या तीसरे दिन सवाल जो किया था, मुझे ये नहीं याद, लेकिन नेगेटिव फिगर को मैंने बैलेंस शीट के फेस पे दिखाया था जी। 15
कसमें 157। जरा तसल्ली कर लो, मुझे एक दो शहादतें मौसूल हो जाए। ठीक है जी, ठीक है, बस जाओ, अल्लाह हाफिज़।